हेलो दोस्तों, मैं संजीव आप सभी का विद्यापन में स्वागत करता हूं। हम बात करने वाले हैं आज से एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर का जीके जीएस का क्वेश्चन। मार्च अप्रैल में एनटीपीसी का एग्जाम होने वाला है, तो इससे पहले हम लोग एनटीपीसी में जितने भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, खास करके 2022 में, चाहे वो पीटी का क्वेश्चन हो या मेंस का क्वेश्चन हो, सारा का सारा जीके जीएस हम लोग देख लेंगे। इससे आपको आइडिया भी लग जाएगा कि रेलवे कैसा एमसीक्यू क्वेश्चन पूछता है। और जो हमारा उधर सेशन चल रहा था एंशिएंट हिस्ट्री का, वो कंटिन्यू रहेगा। अप्रैल से पहले पहले मैं आपको हिस्ट्री का पूरा ज्योग्राफी और पॉलिटी एक्सप्लेन कर दूंगा एनसीईआरटी के बुक से, और साथ ही साथ हम लोग एमसीक्यू भी लगा लेंगे। तो हमारे साथ बने रहना, ठीक है। आज हम करेंगे 2022 का 9 तारीख को क्वेश्चन पूछा गया था, और इसके बारे में देखेंगे कैसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना, निगेटिव मार्किंग रेलवे में है। जो क्वेश्चन नहीं बने उसे छोड़ देना। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सतपुड़ा की सर्वोच्च शिखर कौन सी है? तो सतपुड़ा पर्वत के बारे में जानते होंगे, विंध्याचल पर्वत और अजंता की गुफा के नीचे है ना। अगर थोड़ा सा बात अगर हम भारत के मैप पे करें, तो आप सबको पता होगा कि ये क्षेत्र में हमारा विंध्याचल की पहाड़ी है, और ये क्षेत्र जो हमारा है ये सतपुड़ा की पहाड़ी है, और इसके नीचे अजंता की पहाड़ी है ना। और सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी जो है वो धूपगढ़ चोटी है। तो आंसर होगा हमारा ए। अगर गुरु शिखर के बारे में बात करें, तो ये राजस्थान में स्थित है ना। राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो अरावली पहाड़ी पर। यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। आप लोगों में से हमें कोई ये बताना कि गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। पारसनाथ के बारे में बात करें, तो ये झारखंड राज्य में स्थित है, और ये पारसनाथ पहले संवेद शिखर के नाम से जाना जाता था। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर को निर्वाण की प्राप्ति यही हुई थी, इसलिए इस शिखर का नाम संवेद शिखर से बदलकर पारसनाथ कर दिया गया। और महेंद्रगिरी के बारे में बात करें, तो महेंद्रगिरी उड़ीसा में स्थित है, महेंद्रगिरी चोटी। और उड़ीसा में महानदी है, उड़ीसा में हीराकुंड बांध है। सतपुड़ा आया है तो आपको पता होगा कि यहाँ से नर्मदा नदी आती है और यहाँ से तापी नदी आती है। ये हमारा मैकाल पर्वत, महादेव पर्वत और राजपीपला की पहाड़ी, सतपुड़ा 3 भागों में बटा हुआ है। तो एक क्वेश्चन हमारा अच्छे से कंप्लीट हो गया। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अरावली की ऊंचाई कितनी है? ये हमें कमेंट में मेंशन करना, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चीनी यात्री हुएनसांग किसके समकालीन थे? ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि चीनी यात्री हुएनसांग किसके समय में भारत आए थे। आसान सा क्वेश्चन है, लगा दिए होंगे। हुएनसांग आएंगे हर्षवर्धन के शासनकाल में। हर्षवर्धन के बारे में अगर बात करें, तो ये वर्धन राजवंश का है। ये 606 में गद्दी पर बैठेंगे और 647 तक गद्दी पर रहेंगे। कहा जाता है कि हर्षवर्धन अंतिम हिंदू सम्राट था, और हर्षवर्धन के दरबार में ही बाणभट्ट रहते थे। इनके बारे में भी आप लोग जानते होंगे। और बाणभट्ट ने हर्षचरित्र नामक पुस्तक लिखी थी, और ये भी बात पूछा जाता है ना। हर्षवर्धन भी 3 पुस्तक लिखेंगे। हर्षवर्धन के द्वारा लिखा गया पुस्तक था नागानंद, है ना। इसके बाद रत्नाबली, और एक पुस्तक का नाम था नागानंद, रत्नाबली और प्रियदर्शिका। ये 3 पुस्तक लिखा गया था हर्षवर्धन के समय में। तो हुएनसांग हर्षवर्धन के समय आए हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आए थे कौन? फाहियान आए थे, ये आपको पता होगा। और बिंदुसार के बारे में तो जानते हो, इन्हें सर्व छत्रांतक कहा जाता है। मौर्य साम्राज्य का दूसरा शासक बिंदुसार है ना। आगे चलते हैं। तो आई होप कि दोनों आंसर आपका सही हुआ होगा। लाइक भी कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। हम लोग पूरा का पूरा एनटीपीसी में जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है, इसी तरीके से ड्यूल लैंग्वेज में करेंगे। जो भी प्रॉब्लम होगा आप हमें कमेंट में मेंशन कर सकते हो। निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? ये हमारे पॉलिटी से क्वेश्चन है। मूल कर्तव्य के बारे में बात करें, तो सबको पता है स्वर्ण सिंह समिति, 42वां संविधान संशोधन 1976, है ना। मूल कर्तव्य हमारा मूल संविधान का हिस्सा नहीं था। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन 1976 में मूल कर्तव्य को शामिल किया गया। स्वर्ण सिंह समिति ने 8 मूल कर्तव्य का सुझाव दिया था, लेकिन हमारे संविधान में 10 मूल कर्तव्य जोड़ा गया, और एक और मूल कर्तव्य जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन 2003 में।
राइट टू एजुकेशन, है ना, राइट टू एजुकेशन जोड़ा गया, जिसमें कहा गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। ये हमारा 11वां मूल कर्तव्य था। तो ये तो मूल कर्तव्य का बात हो गया। अच्छा, मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया था? तो पूर्व सोवियत संघ से लिया गया था, यानी रूस से लिया गया है। अब यहाँ पे कह रहा है कौन मूल कर्तव्य का हिस्सा नहीं है, तो देश में समृद्ध विरासत को बचाना, ये हमारा मूल कर्तव्य है। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा, ये भी हमारा मूल कर्तव्य है। ऐसा नहीं कि कहीं घूमने के लिए गए और धरोहर को नुकसान पहुंचा के चले आए, ईंट को तोड़ दिए, जैसे नालंदा रुइंस है ना, यहाँ लोग जाते हैं घूमने के लिए और ईंटों को तोड़ देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। सार्वजनिक संवैधानिक उपचार का अधिकार, तो आपको पता है ना संवैधानिक उपचार के बारे में बात किया गया आर्टिकल 32 में, और आर्टिकल 32 हमारा क्या है? तो ये फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट 12 से 35 है ना। तो जो हमारा संवैधानिक उपचार है ये हाई कोर्ट जारी करता है ना, और सुप्रीम कोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दोनों जारी करता है। सुप्रीम कोर्ट जारी करता है आर्टिकल 30 के तहत, और हाई कोर्ट जारी करता है आर्टिकल 226 के तहत। ये जितनी भी मैं एक्स्ट्रा बातें कर रहा हूँ, अगर हो सके तो मेंशन करते जाना, कॉपी लेकर बैठना, ऐसे नहीं कि बस मैं बोलते जा रहा हूँ और आप लोग बस देखते जा रहे हो। तो आंसर हमारा क्या होगा? आंसर सी, ये हमारा संवैधानिक उपचार हमारा मौलिक अधिकार है, ना कि हमारा मौलिक कर्तव्य। याद रहेगा, मौलिक कर्तव्य। अच्छा, संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य है? जरा इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट में देना। तो मौलिक अधिकार तो हमारा भाग 3 में है, मौलिक कर्तव्य कौन से भाग में है, इसका आंसर जरा देना, ठीक है। अच्छा, अब भाग पूछ ही दिए हैं तो अनुच्छेद भी पूछ देते हैं कि कौन से अनुच्छेद में है, ये भी जरा मेंशन कर देना। अगर ये दोनों चीजें अगर आप मेंशन कर देते हो बिना सर्च किए, तो मैं ये मान लूंगा कि आपका पॉलिटी ठीक ठाक है। ठीक है, अच्छा है भाई, ठीक ठाक नहीं, बहुत अच्छा है, ठीक है, मेंशन करना। आगे, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ये हमारा क्वेश्चन पूछा गया फिर से पॉलिटी से। संसद संयुक्त अधिवेशन, पता है आज ही मैं राष्ट्रपति के बारे में पूरा का पूरा कवर किया था सेशन, पूरा का पूरा 3 घंटा मैं राष्ट्रपति के बारे में बात किया था आज। तो अगर कोई बच्चा ऑफलाइन क्लासेस कराना चाहता है, दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हो। क्लासेज आपकी ऑलमोस्ट फ्री होगी और पूरा का पूरा जीके और जीएस कवर करवाया जाएगा आपको। तो संपर्क करना हमसे, आ जाना मेरे पास। मैं आपको तब तक पढ़ाऊंगा जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता। तो दिमाग से ये चीज़ें हटा देना कि बहुत पैसा लगने वाला है या कंटेंट अच्छा नहीं रहने वाला है। अगर ऐसा है तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाओ और देख लो। जो लोग पेड कोर्स में नहीं पढ़ा रहे हैं ना, वो मैं फ्री में दे दे रहा हूँ। आप मेरा एंशिएंट हिस्ट्री का देख सकते हो, इंडस सिविलाइजेशन, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, प्रागैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। इतना मैं डिटेल में बात किया हूँ कि अच्छे अच्छे पेड कोर्सेज वाले नहीं दे पा रहे हैं। और मैं आपको बोल के रखा हूँ कि एनटीपीसी के एग्जाम से पहले मैं आपका हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी तीनों कवर कर दूंगा। बस मेरे साथ आप लोग बने रहना। आगे चलते हैं। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो आपको पता होगा कि संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है? तो बुलाते हैं प्रेसिडेंट, है ना, यानी राष्ट्रपति बुलाते हैं, ये तो आपको पता होगा। ठीक है, अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा के स्पीकर करते हैं। कभी कभी अनुच्छेद पूछ लिया जाता है, तो अनुच्छेद 108 के तहत क्वेश्चन ये है ना कि संयुक्त अधिवेशन कब कब बुलाया जा सकता है या कब कब नहीं बुलाया जा सकता। तो संविधान संशोधन के मामले में संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता है। जब संविधान का संशोधन हो या राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत भी संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता है। या हमारा अगर धन विधेयक के मामले में बात अटका हो तो भी संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता है। ये सारी छोटी छोटी बातें याद रखना। आगे चलते हैं। बुलाता कौन है? प्रेसिडेंट। अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष। ठीक है, आगे। गढ़जात पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? गढ़जात, आंसर क्या होगा? तो गढ़जात पहाड़ियां जो हमारी है वो कर्नाटक राज्य में स्थित है, तो आंसर होगा कर्नाटका। आगे चलते हैं। मूल संरचना सिद्धांत का निर्माण किस ऐतिहासिक निर्णय के आधार पर लिया गया था? मूल संरचना सिद्धांत का निर्माण किस ऐतिहासिक निर्णय में लिया गया था? वो कौन सा ऐसा कंडीशन था जिसमें इसके बारे में निर्णय लिया गया था? आंसर क्या होगा? और क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट तो रहेगा, रेलवे का जीके का कोई वैसा सोर्स नहीं है कि कहाँ से पूछ देगा, वो कुछ भी पूछ देगा। ठीक है, तो ज़्यादा फोकस करना आप लोग
रीजनिंग और मैथ पे ऑलमोस्ट नंबर वहीं से टैकल करना, कवर करना, क्योंकि क्वेश्चन आपका कट ऑफ अप्रॉक्स 70 प्लस ही जाने वाला है आउट ऑफ 100, ये मान के चलना। इससे कम तो रेलवे में कट ऑफ कम रहेगा नहीं, नॉर्मलाइजेशन भी होता है ना, तो उस बेसिस पे कट ऑफ थोड़े हाई हो जाते हैं। इसका आंसर होगा गोलकनाथ बनाम केस। ठीक है, आगे चलते हैं। किस वर्ष ओलंपिक खेल का अंतर्राष्ट्रीय स्तर दर्जा मिला, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको दर्जा कब दिया गया था? तो अभी तक ये पूछा गया है ना कि आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत कब हुई थी, अभी तक तो यही क्वेश्चन पूछा जाता था। तो आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत 1896 में हुई थी, लेकिन इसको अंतर्राष्ट्रीय दर्जा जो मिला था वो 1908 में मिला था, 1908। ओलंपिक में 5 छल्ले होते हैं ना, और पांचों 5 रंग के छल्ले होते हैं। ये बात भी कभी कभी पूछा जाता है ना, कि ओलंपिक में कितने छल्ले होते हैं, कौन कौन रंग के छल्ले होते हैं, वो किस कौन से कॉन्टिनेंट को इंडिकेट करते हैं। जैसे हमारा काला अफ्रीका को इंडिकेट करता है, लाल हमारा अमेरिका को इंडिकेट करता है, हरा हमारा ऑस्ट्रेलिया को इंडिकेट करता है, पीला हमारा एशिया को इंडिकेट करता है ना। तो ये सारे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। आगे चलते हैं। फार्मोसा जल संधि ताइवान को किससे अलग करता है? फार्मोसा और ताइवान, तो ताइवान से आपको दिख रहा होगा कि ताइवान किसका हिस्सा है भाई, क्लू क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ताइवान हिस्सा है चीन का, तो आंसर होगा मेनलैंड चीन, है ना। ताइवान हमारा चीन का हिस्सा है ना। आगे चलते हैं। किस वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण द्वारा आरोपित बल क्या कहलाता है? अगर किसी वस्तु पे हम बल आरोपित करते हैं तो ये घटना क्या कहलाती है? साइंस का क्वेश्चन है। आंसर क्या होगा? आंसर होगा भार। ठीक है, आगे चलते हैं। दिए गए विकल्प में रनिंग एंड चेसिंग किस खेल की एक अनूठी विशेषता है? ये रनिंग एंड चेसिंग किस खेल में इस्तेमाल किया जाता है? तो आंसर होगा खो खो। खो खो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो टोटल खिलाड़ियों की संख्या 12 होती है, लेकिन मैदान पे 9 खिलाड़ी उतरते हैं। ये बात अच्छे से याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आंसर होगा 9। खो खो में 9 ही खिलाड़ी होते हैं, खेलते हैं 9 खिलाड़ी, वैसे होते हैं 12 ही खिलाड़ी। आंसर 9 होगा, कंफ्यूजन मत क्रिएट करना, 9 होगा। मंत्रिपरिषद की अधिकतम सीमा कौन से संविधान संशोधन के अधिनियम के तहत तय किया गया कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या इतना ही होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा? क्वेश्चन का लेवल है। ऐसा क्वेश्चन तो बीपीएससी नहीं पूछा है जी। बीपीएससी तो पता नहीं, बिहार में दारू बंद है ना, लेकिन पता नहीं दारू पीकर बनाया था क्वेश्चन। 2023 की जनगणना के अनुसार ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है। शिक्षा दर भारत का कितना है? ये सब क्वेश्चन पूछने का है। जनगणना हुआ है 2023 में। मंत्रिपरिषद में संविधान संशोधन 1991, इसके तहत ये बात किया गया कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या जो होगी वो लोकसभा के बारे में अगर बात करें तो लोकसभा का 15% होगा, या अगर राज्य में बात करें विधानसभा का तो उसका भी 15% होगा। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या लोकसभा के 15% से ज्यादा नहीं हो सकता, ये क्वेश्चन आया हुआ है। आगे चलते हैं। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा को किस संविधान से लिया गया था? कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, तो हमारे संविधान में 2 तरीके के रिफॉर्म हुए हैं। पहला, एक तो 1935 से अडॉप्ट किया गया है, और दूसरा विदेशों से अधिकृत किया गया है। जैसे मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है, मौलिक कर्तव्य रसिया से लिया गया है, और ये हमारा जापान से लिया गया है। तो आंसर होगा हमारा जापान। क्वेश्चन देखना कैसा कैसा पूछा गया है। निम्नलिखित में से किस राज्य की पवन ऊर्जा उत्पादन क्षमता सबसे अधिक है? पवन ऊर्जा, विंड एनर्जी। राजस्थान ढूंढ रहे होगे तो राजस्थान तो ऑप्शन में है नहीं। आंसर क्या होगा? अच्छे से लगाना, और नहीं आएगा तो छोड़ देना, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। आंसर होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु पहले नंबर पे है और गुजरात दूसरे नंबर पे है। ठीक है, याद रहेगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस खेल में वॉल्टिंग टेबल का उपयोग किया जाता है? वॉल्टिंग टेबल का इस्तेमाल किस खेल में किया जाता है? तो जिम्नास्टिक के खेल में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो एक चीज़ हम लोग ये देख रहे हैं कि एनटीपीसी में खेल से अच्छा क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना। तो खेल को अच्छे से याद रखना, और साथ ही साथ जो नृत्य होता है ना, अलग अलग राज्यों का डांस, उससे याद रखना क्वेश्चन, वहां से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आगे, प्रसिद्ध आसफ जाही राजवंश किस क्षेत्रीय साम्राज्य से संबंधित है? अब देखो, इतिहास में इतने सारे राजवंश हुए,
उसको छोड़कर आसफ जही राजवंश के बारे में पूछ लिया गया है। आंसर होगा हैदराबाद। हैदराबाद। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में नहीं है? तो यहाँ से तो क्वेश्चन बनता ही है। हाँ, थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा होगा, ठीक है, लाइट का प्रॉब्लम, क्योंकि रात में वीडियो बनाया जा रहा है, तो रात में लाइट का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ये भी मैं कुछ दिनों में प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। किसी तरह का प्रॉब्लम आप लोग को नहीं होने वाला। मैं पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये 6 पेपर, इवन इकोनॉमिक्स 7 पेपर मैं आपको दे दूंगा, और साथ ही साथ बिहार स्पेशल पूरा का पूरा मैं आपको दे दूंगा। आप मेरे साथ बने रहना, हर चीज़ आपको मिल जाएगी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में नहीं है? नहीं है पूछ रहा है, तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा केबुल लामजाओ। केबुल लामजाओ कहाँ है? मणिपुर में है ना। लोकटक झील यही है ना, एक तैरता हुआ झील में यही एक नेशनल पार्क है, तो आंसर होगा केबुल लामजाओ। आगे चलते हैं। भारत की पहली औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? औद्योगिक नीति भारत में कब आया था? तो भारत जब आज़ाद हुआ था ना, उसी समय भारत में औद्योगिक नीति आ गई थी, यानी 1948 में। हाँ भाई, आज़ाद 1947 में हुआ है, हमको भी पता है, लेकिन मैं इसलिए ऐसा बोला ताकि अगर कभी भी आपको औद्योगिक नीति के बारे में बात किया जाए तो आपको आज़ादी याद आ जाए। इससे आप आराम से क्वेश्चन लगा सकते हो। आगे, प्रधानमंत्री सहित अन्य सभी मंत्री सामूहिक रूप से किसके प्रति जिम्मेदार होते हैं? तो सामूहिक रूप से पूछ रहा है ना, तो लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होंगे, तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होते हैं, है ना। आर्टिकल 75 यही कहता है ना कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा, है ना। और राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्रिमंडल का गठन किया जाएगा, जिसमें राज्यसभा आएंगे और लोकसभा आएंगे। ये सारे आर्टिकल हैं जो मैं आज ही के क्लास में सुबह में ख़त्म किया था। आगे, रायबरेली के सैयद अहमद निम्नलिखित में से किस आंदोलन से जुड़े हैं? तो सैयद अहमद पहले कहाँ से हैं? तो रायबरेली से हैं। और सैयद अहमद किस आंदोलन से जुड़े हैं? तो बहावी आंदोलन से जुड़े हैं, तो आंसर होगा ऑप्शन सी, बहावी आंदोलन। आगे चलते हैं। थांग टा निम्नलिखित में से किस राज्य की मार्शल आर्ट शैली है? अब देख लो, मार्शल आर्ट पूछ रहा है, वो भी थांग टा। ऐसा ही रेलवे क्वेश्चन पूछेगा उटांग पटांग, तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखना बहुत अनिवार्य है। आंसर क्या होगा? मिजोरम। मिजो की पहाड़ी मिजोरम में है। आगे, हाइड्रोजन से नाइट्रोजन की अभिक्रिया कराकर अमोनिया प्राप्त करने की विधि क्या कहलाती है? ये तो इजी सा क्वेश्चन है, हैबर विधि आंसर होगा, लगा भी लिए होंगे। ऑलमोस्ट क्वेश्चन आपका सही ही जा रहा होगा, एक्यूरेसी मेंटेन करके रखना, गड़बड़ाना मत। आगे चलते हैं। आखिरी मुगल शासक कौन था? इजी सा क्वेश्चन है ना, आखिरी मुगल शासक। और ये ऐसा मुगल शासक इसको पता भी नहीं चल रहा है कि देश में हो क्या रहा है। 1857 ईस्वी का रिवोल्ट होता है, 1837 में इसको बैठाया जाता है, बहादुर शाह द्वितीय बेचारे 1837 में गद्दी पर बैठते हैं, और 1857 का रिवोल्ट होता है, इसको पकड़ के कैद किया जाता है और रंगून भेज दिया जाता है, जहाँ 1862 में इनकी मृत्यु हो जाती है ना। तो आंसर होगा बहादुर शाह द्वितीय, जो जफर के नाम से कविताएं लिखते थे, है ना। आगे चलते हैं। और ये आखिरी मुगल बादशाह था। ढाका शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन तो पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। आंसर लगा लिए होंगे, क्या आंसर होगा? बूढ़ी गंगा नदी। गंडक नहीं है, बूढ़ी गंगा नदी है। गंडक नदी तो बिहार में बहती है, बांग्लादेश में कहाँ चली जाएगी, है ना। आगे चलते हैं। बांग्लादेश में ही ना ब्रह्मपुत्र और गंगा मिलती है, पद्मा कहलाती है। इनमें से कौन सी प्राथमिक क्षेत्र नहीं है? प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र के बारे में। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आता है ना, अब इसमें कौन सा नहीं है? तो मोटर वाहन आंसर होगा, ये द्वितीयक क्षेत्र में आएगा, बाकी सारा का सारा प्राइमरी सेक्टर है ना। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आज हमारा सफ़र यहीं तक था, 25 क्वेश्चन थे आपके लिए, ऑलमोस्ट क्वेश्चन आपका सही हुआ होगा। कल हम फिर बात करेंगे जीके जीएस के बचे हुए 25 क्वेश्चन के ऊपर, यानी हर दिन मैं आपके लिए एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर का 25 क्वेश्चन लेकर आऊँगा, और मैं आशा करूँगा कि आप कम से कम 20 क्वेश्चन सही कर दो, ठीक है। तो आपका आंसर कितना सही हुआ है कमेंट में मेंशन करना, और हिस्ट्री का जो सेशन चल रहा है मैं उसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, एक बार जाकर जरूर चेक कर लेना कि मैं कितनी सारी कंटेंट मैं वहाँ पे प्रोवाइड किया हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तैयारी जारी रखना, अपना ख्याल रखना, बाय।